नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन, जैसे अभी लास्ट टाइम हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पीओके में घुस के, हालांकि हमारा ही है कश्मीर, तो पीओके में घुस के एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसको हमने सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया था। उसी तरह एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन था जिससे इज़राइल अभी हाल ही में खबरों में चल रहा है, चर्चा में चल रहा है। मतलब सभी जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो इज़राइल को घेरने में लगे हुए हैं। ये 47 से उसको घेरने में लगे हुए हैं। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, पिछला वीडियो देखो जाके कि किस तरह से इज़राइल का निर्माण हुआ था, किस तरह से क्यों सारे अरब कंट्रीज़ हैं, जो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो इज़राइल को अपना दुश्मन मानती हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ऑपरेशन जिसको इतिहास में नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबर्ड। तो ऐसा क्या था? मतलब दोस्तों, इज़राइल की जिस तरीके से हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारी खुफिया एजेंसी है रॉ, ऐसे ही इज़राइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसको बोला जाता है मोसाद। तो मोसाद का ये जो ऑपरेशन है ना, ये दुनिया में सबसे नंबर 1 पे अभी तक ऑपरेशन बना हुआ है इस मामले में कि मतलब इतनी दूरी पे जाके मोसाद ने इतना सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है विद 0% कैजुअलिटी के साथ में। हालांकि इसमें इनका एक सैनिक शहीद हो गया था, लेकिन वो भी अपनी धरती पे आके शहीद हुआ था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात उस समय की है 1967 की। 1967 में एक हुआ था, इजराइल के कुछ सैनिकों का, यानी इजराइल का एक प्लेन था जिसको फ़िलिस्तीन के और जर्मन के, यानी कि टोटल 4 आतंकवादी थे जिन्होंने हाईजैक कर लिया था। तो दोस्तों, ये जो प्लेन था ये फ्रांस का प्लेन था, यानी एयर फ्रांस करके एयरलाइन है। इज़राइल के तेल हबीब से उड़ा था, फ्रांस के लिए उड़ा था। लेकिन इसको बीच में हमारा, आप सबको पता होगा, जो मतलब प्लेन्स उड़ते हैं इनको फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो ये बीच में एक एथेंस करके कंट्री है, वहाँ पे रुका था। वहाँ से इसको प्लेन में ऑयल लेना था, यानी जो तेल होता है प्लेन का, तो वो भरवाना था। तो ये वो भरवा के फिर दोबारा से इसने उड़ान भरी थी। उसी बीच में इसको हाईजैक कर लिया गया था। इसमें हाईजैक में 4 टोटल आतंकवादी थे, जिसमें 2 फ़िलिस्तीनी थे और 2 जर्मन थे। तो ये क्या है ना, फ़िलिस्तीन भी इज़राइल को अपना दुश्मन मानता है, जर्मनी भी, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध से ही अपना दुश्मन इज़राइल को मानता है। तो इन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद में ये लोग इस प्लेन को वापस घुमा के लीबिया ले गए। आप मैप में देख सकते हैं कहाँ से ये उड़ा है, और वहाँ से वापस फिर इसको लीबिया ले जाया गया। और लीबिया ले जाके इन्होंने इस प्लेन में फिर से ऑयल भरवाया आतंकवादियों ने। इसके बाद में चूंकि लीबिया इनके लिए सुरक्षित जगह नहीं थी, क्योंकि लीबिया से आप देख सकते हैं इजराइल बिल्कुल पास में ही पड़ता है। तो इजराइल भाई ताकतवर शक्ति थी उस समय भी, तो ये कभी भी अटैक कर सकता था। इसलिए ये लोग इस प्लेन को वहाँ से फिर से उड़ा के युगांडा ले गए। आप देख सकते हैं युगांडा अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच में स्थित एक कंट्री है, और यहाँ पे भी मतलब चारों तरफ से ये और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे घिरा हुआ है। यहाँ पे मतलब इजराइल के जो अटैक करने की जो भी मतलब संभावना थी बहुत ना के बराबर थी, क्योंकि यदि इजराइल अटैक करता तो दूसरी जो कंट्रीज़ थी वो उनके रडार में आ जाता। वो मतलब इजराइल की जो प्लेन वगैरह आते या जो भी विमान आते तो दूसरी कंट्रीज़ के रडार में आ जाते, और दूसरी कंट्रीज़ इन्फॉर्म कर देती युगांडा को कि इस तरीके से इजराइल के प्लेन आ रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए। इस वजह से इनको मतलब बहुत जो आतंकवादी थे इनको बहुत सुरक्षित जगह थी युगांडा में। और युगांडा का उस समय क्या सीन था, वहाँ पे तानाशाही शासन था। हालांकि अभी भी अफ्रीका के कई देशों में तानाशाही शासन है, तो युगांडा में उस समय में तानाशाही शासन था। और उस समय वहाँ का जो शासक था, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है इदी अमीन। मतलब ये इतना खूंखार शासक था, मतलब कहा जाता है कि ये इंसान को मार के उसका मांस खाता था। तो और आप समझ सकते हैं, हालांकि स्टार्टिंग में मतलब कि इतिहास में ये जो मोसाद का ऑपरेशन हुआ था, ये होने से पहले ये जो इदी अमीन करके ये जो बादशाह था, ये तानाशाह था, ये इजराइल का बहुत अच्छा मित्र था। लेकिन एक समय में इसने इजराइल से उनके फाइटर जेट मतलब खरीदने चाहे तो इजराइल ने मना कर दिया था। हालांकि क्या है ना, इजराइल अपने किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में, जो मुस्लिम कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखता है, ये ना कोई संबंध चलाता है। इसलिए इजराइल ने इसको मना कर दिया था कि हम आपको फाइटर जेट नहीं दे सकते। इस खुन्नस में आके ये बंदा इजराइल को अपना दुश्मन मानने लगा था, और इसने अपने यहाँ पे आतंकवादियों को पनाह दे दी। और यही नहीं पनाह दी, इसने अपने जो सिक्योरिटी गार्ड से, यानी इसके युगांडा की जो सेना थी, इसने अपनी बहुत मात्रा में सेना उन आतंकवादियों के समर्थन में, यानी उन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दी। और ये जो प्लेन था, आतंकवादी जब लीबिया से उड़े, लीबिया से उड़ने के बाद में एक युगांडा के एयरपोर्ट है, एंथवे एयरपोर्ट, वहाँ पे
वहाँ पे जाके इन्होंने उस प्लेन को टेक ऑफ कराया। यानी जब वो प्लेन वहाँ पे लैंड कर गया, उसके बाद में आप देख सकते हो वहाँ पे पहले से ही 5 और आतंकवादी थे, यानी 4 तो पहले से आतंकवादी प्लेन में थे, 5 वहाँ पे और मौजूद थे, तो 9 आतंकवादी वो हो गए। उसके अलावा उसकी और भी जो आर्मी थी वो भी वहाँ पे एयरपोर्ट पे लगी थी उनको सुरक्षा देने के लिए। तो जब ये लोग वहाँ पे उतरे तो उस विमान में मतलब अधिक संख्या में, क्योंकि इजराइल से उड़ा तो इजराइल के ही यात्री थे, तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, जो इजराइल के यात्री थे यानी जो यहूदी धर्म के जो भी लोग थे उनको अलग कर लिया, और जो अन्य कंट्रीज़ के लोग थे, अन्य धर्मों के लोग थे, उनको अलग कर लिया। यानी कि दोनों को अलग अलग कमरों में शिफ्ट कर दिया, अलग अलग बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद में इन्होंने धमकी देना चालू किया कि हमको चाहिए 5 बिलियन, और हमारे जो भी फ़िलिस्तीनी आतंकवादी हैं या जो भी फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं जिनको इजराइल ने आतंकवादी करार देके अपने यहाँ पे बंधक बना रखा है, उनको आप स्वतंत्र करवाएं। उसके बाद में हम ये जो हाईजैक प्लान है इसको हम छोड़ेंगे, या इसमें जो भी नागरिक हैं उनको वापस भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी जो आतंकवादी हैं जो अन्य कहीं कंट्रीज़ में, जैसे कि बहुत से आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान की में भी बंद हैं, तो अन्य किसी कंट्री में भी जो इनके आतंकवादी हैं उनको भी रिहा कराया जाए। तो ये इनकी एक पहली गलती थी कि ऐसा करने से ना इजराइल को मौका मिल गया। यानी कि इजराइल ने इनको बोला कि ठीक है, हम अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो आपके आतंकवादी हैं उनको तो हम रिहा कर देंगे, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, तो जब तक हम उनसे बात नहीं कर सकते हम कैसे आपको आश्वासन दे दें कि हम उनको रिहा करवा सकते हैं। लेकिन हम आपसे हम उन लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो लोग भी आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी हैं साथीगण, उनको रिहा कर दें, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तो ये लोग मान गए, तो ये इनकी पहली गलती थी। दूसरी बात, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो दूसरे धर्मों के लिए या दूसरे देशों के जो भी नागरिक थे उनको रिहा कर दिया। यानी इन्होंने ये सोचा कि यदि हम इजराइल मतलब दूसरे देशों के नागरिकों को भी अपने यहाँ पे बंधक बना के रखेंगे तो दूसरे देश भी हम पे अटैक कर सकते, क्योंकि यदि अकेला इजराइल रहेगा तो इजराइल नहीं कर सकता है, लेकिन ये दूसरे और देश हैं, सबके नागरिकों को हम बंधक बना के रखेंगे तो सभी लोग मिलकर हम पे अटैक कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक व्यक्ति से तो लड़ सकते हैं, लेकिन यदि चारों तरफ से हम पे आक्रमण हो जाए तो हम नहीं लड़ सकते। इस वजह से इसने जो अन्य नागरिक थे, अन्य देशों के, अन्य धर्मों के जो भी नागरिक थे, उन सबको रिहा कर दिया। और ये इनकी दूसरी गलती थी, क्योंकि इससे पहले क्या था ना, इजराइल को जो वहाँ का जो एयरपोर्ट था, एंटोबे एयरपोर्ट था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये मतलब एयरपोर्ट कितना बड़ा है। क्योंकि आपने सबको पता होगा जो जैसे हमारा दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत भारी, बहुत ज़्यादा ज़मीन में फैला हुआ है। इसी तरह चाहे कोई भी एयरपोर्ट हो, आप सबको पता, वहाँ की सुरक्षा सबसे टाइट होती है। सेकंड, वो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है। तो यह सेम यही उसके साथ में था। तो इजराइल को कुछ पता नहीं था वहाँ के बारे में कि वो कितना बड़ा है, कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और उन्होंने हमारे जो भी नागरिक हैं, जो भी यात्री हैं, जो भी एयर होस्टेज हैं, उनको बंधक बना के कहाँ पे रखा। लेकिन जब इन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को छोड़ दिया तो वो जब एयरपोर्ट पे आए वापस अन्य अपनी कंट्री में, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी थी, उसने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे इतना बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे एक अलग बिल्डिंग में जो भी यहूदी नागरिक हैं, जो भी यहूदी यात्री हैं, उनको एक अलग बिल्डिंग में रखा गया। इसके बाद में जब पड़ताल की गई इजराइल की खुफिया एजेंसी की, तो वहाँ पे मतलब जो एंटोबे एयरपोर्ट था उसका जो निर्माण बहुत समय पहले किया था, वो भी एक इजराइल की ही एक कंपनी थी, उसी ने किया था। तो वहाँ से पूरा उसका मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर यानी एक मैप निकाल लिया गया कि इस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं, पूरा ये जो एंटोबे एयरपोर्ट है इसका पूरा मैप है, और यहाँ पे ये सब चल रहा था। दूसरी बात, इन्होंने जो इजराइल के नागरिकों को जो बंधक बना के रखा था, वो एयरपोर्ट का जो मतलब रनवे होता है, रनवे से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग थी, उसमें रखा था। तो ये बात भी पहले इजराइल के जो भी कमांडोज थे या जो भी इजराइल के लोग थे उनको नहीं पता थे, लेकिन जैसे ही ये सब लोग बाहर आते हैं इनको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे इतनी दूरी पर कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर रखा गया। इसके बाद में ये लोग करते हैं एक ऑपरेशन की तैयारी। लेकिन जब ये ऑपरेशन की तैयारी करते हैं उससे पहले क्या होता है, जब ये लोग मतलब आतंकवादी प्लेन को वहाँ पे लैंड करवाते हैं, तो ये जो आपको तानाशाह दिख रहा है ना, इति यमीन, ये स्वयं आप समझ सकते हैं ना, ये इजराइल से कितना एक तरीके से गुस्सा टाइप का था कि वो स्वयं वहाँ पे एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, जो एक देश का शासक है, वो स्वयं जाके आतंकवादियों से मिल रहा है एयरपोर्ट पर जाके। तो ये जब वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उन लोगों से मिलता है, उसके बाद में वहाँ की सिक्योरिटी लगा दे। उसके बाद में क्या होता है, अफ्रीकी महासागरी की कुछ बैठक चल रही होती है जो मॉरिशस में हो रही होती है। तो ये क्या करता है, इति अमीन वहाँ से सिक्योरिटी लगा के एयरपोर्ट पे स्वयं उस बैठक में भाग लेने के लिए पहुँच जाता है।
मॉरिशस में। इसको नहीं पता हो रहा है कि क्या होता है। तो जब ये तो वहाँ से मॉरिशस चला जाता है, अब फिर ये लोग प्लान करते हैं इजराइल वाले एक ऑपरेशन के लिए, यानी अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन थंडरबर्ड। तो इसमें क्या हुआ था, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी दी गई थी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। मोसाद के बारे में भी आपको पता चलेगा। मोसाद मतलब कितनी खतरनाक एजेंसी है, खतरनाक खुफिया, मतलब इसके कमांडोज कितने खतरनाक हैं, ये अभी आपको बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में आपको एक जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इससे आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब अलग तरीके का एक, मतलब जैसे हमारे मैच होते हैं ना, मैच में लास्ट बॉल पे धोनी पलट देता था, उसी तरह से मोसाद ने किया था। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आतंकवादी इजराइल को बोलते हैं कि आपके पास में केवल 4 जुलाई तक का टाइम है, यदि 4 जुलाई तक आपने हमारे मतलब कि जो भी है हमारे लोगों को और हमें पैसा नहीं दिया तो हम इन सभी लोगों को मार देंगे। और ये जो हाईजैक वगैरह, ये जो प्लान हाईजैक हुआ था, ये 27 जून 1967 को हुआ था। तो यानी कि 4 जून लास्ट डेट रख दी गई थी आतंकवादियों की तरफ से। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी थी मोसाद, इन्होंने ऑपरेशन को लॉन्च करने का टाइम रखा था 3 जून को, यानी 3 जून को इन्होंने बोला कि 3 जून को रात को 1 बजे, क्योंकि रात को अक्सर 1 बजे के साइड में जितने भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं मोस्टली, मतलब बहुत से लोग 80-90% लोग ही मतलब सो ही जाते हैं 1 बजे साइड। तो इन्होंने रात को 1 बजे का टाइम रखा कि हम रात को 1 बजे अटैक करेंगे। तो ये देखिए आप एक बार मैप में देख सकते हैं कि इजराइल से युगांडा मतलब 4000 किलोमीटर दूर था। आप समझ सकते हैं ना, हमने पाकिस्तान में अटैक किया था, केवल 5 किलोमीटर अंदर पीओके में घुसे थे। ये बंदे 4000 किलोमीटर दूर युगांडा आए, युगांडा में मारा मूरा, और युगांडा से फिर से 4000 किलोमीटर अपने यात्रियों को ले गए थे। आप समझ सकते हैं ना बात को, मतलब कितना साहस का काम किया था इन मतलब कमांडोज ने। तो इनके लिए बहुत मतलब एक अलग सफ़र रहा था, क्योंकि यदि ये डायरेक्ट आते इजराइल से युगांडा तो बीच में कई देश ऐसे पड़ रहे थे जिनके रडार में इनके मतलब हर देश की एक सिक्योरिटी होती जिसमें एक रडार लगा रहता है बॉर्डर्स पे, जो वहाँ के यदि उसके बॉर्डर में कोई प्लेन अगर एंट्री कर रहा है तो वो पकड़ लेता है उसको, और उसको मतलब कि जानकारी दे देता है अपने यहाँ की जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं या सुरक्षा की जो एजेंसीज होती हैं कि इस तरीके से कोई प्लेन हमारी सीमा में घुसा है। तो इनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग इस तरीके से लाल सागर से होते हुए, ये आप देख सकते हैं ये लोग लाल सागर से होते हुए और यहाँ से कट मार के उसके बाद में इन्होंने सीधा युगांडा के लिए गए। इस काम में एक काम अच्छा कर दिया था केन्या ने इनको ये बोला था कि हम आपको एक विमान रोकने की परमिशन देते हैं। आप देख सकते हैं मैप में बिल्कुल युगांडा के बगल में ही केन्या बिल्कुल बॉर्डर टच कर रहा है केन्या युगांडा से। तो केन्या ने केवल एक विमान को रुकने की परमिशन दे दी थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इजराइल से 5 विमान लेके चले, यानी स्टार्टिंग आप देख सकते हैं मैप में आगे के जो 3 ये जो विमान है इनमें इनके कमांडोज भरे हुए थे जो मोसाद के कमांडो थे। इसके बाद जो चौथा विमान था वो बिल्कुल खाली था। इसको इन्होंने इसलिए लेके आए थे कि इसमें हम जो भी वहाँ से अपना जो हमारे नागरिक हैं, जो यात्रीगण हैं, उनको वापस लाने के लिए। और 5वां जो विमान था उसमें इन्होंने अपने मेडिकल सुविधाएं और जो इमरजेंसी के लिए जो भी मतलब होता है इमरजेंसी के जो इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए इन्होंने 5वां विमान रिजर्व करके रख रखा था मेडिकल के लिए या दूसरी और भी जो मतलब सर्वर वगैरह के लिए, उसमें सारा कुछ वो था मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए। इसके बाद क्या किया, मतलब अब 4000 किलोमीटर कोई भी जो विमान होता है उसमें एक इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक बार में 8000 किलोमीटर उड़ जाए, क्योंकि इनको 4000 जाना था 4000 आना था। बीच में इनको फ्यूल की भी ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए इन्होंने रास्ते में ही मतलब ये लाल सागर के ऊपर ही इन्होंने फ्यूल फिल कर लिया, मतलब ऊपर में ही। और एक और बात सोचने वाली बात है कि इनके जो विमान उड़ रहे थे ना, ये मात्र समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे थे। आप देख सकते हैं मतलब समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पे कोई विमान उड़ते हुए, वो भी 5 विमान उड़ते हैं और 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। ये मतलब अपने आप में ही बहुत ही अलग ही कहानी थी जो मोसाद ने करके दिखाई थी। तो वहाँ से ये जब उड़ के आते हैं और 100 मीटर की ऊंचाई पे यदि कोई विमान उड़ता है तो उसको किसी भी देश का कोई भी रडार पकड़ नहीं पाता। ये मतलब एक साइंटिफिक रीज़न है क्यों नहीं पकड़ पाता, वो तो एक साइंस की बात है, मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊँगा। तो जब ये लोग वहाँ से सीधा युगांडा में एंट्री करते तो यहाँ के जो इजराइल के जो मोसाद के जो सैनिक थे इनके सामने एक चुनौती थी, क्योंकि ये रात को 1 बजे वहाँ पे लैंड करने वाले थे। लेकिन जब ये लैंड करने वाले थे तो रात को आप यदि कहीं एयरपोर्ट पे गए तो रात को रनवे पे हमेशा आप मैप में देख सकते हैं लाइट्स जलती रहती हैं।
तो जब तक यदि लाइट्स नहीं जल रही होती हैं तो कोई भी हेलीकॉप्टर हो, कोई भी प्लेन हो, कोई भी विमान हो, वो मतलब लैंड नहीं कर सकता है रनवे पे। तो इनको ये बहुत चिंता थी कि यदि लाइट ना जल रही हुई तो हम लैंड कैसे करेंगे। हालांकि ये लोग अपने साथ में बहुत मतलब एक हाई पावर की टॉर्च भी लेके आए थे, एक मतलब बहुत सारे टॉर्च लेके आए थे कि यदि ऐसा कुछ होता है तो एक पहला विमान इनका मिलिट्री वाला था जो किसी तरह से लैंड कर सकता था, तो वहाँ से उतर के ये टॉर्च जला के दूसरे विमान को भी लैंड करवा सकते थे। इसलिए ये अपने साथ में हाई पावर की टॉर्च लेके आए थे। इनकी जो गन्स थी, गन्स में सभी गन्स में साइलेंसर फिट था। तो जब ये वहाँ पे पहुँचते तो ये देखते हैं, ये सबसे पहले इनका जो पहला विमान होता है जो सबसे आगे लैंड करता है, उसमें क्या करते हैं इनके एक और देखिए मतलब दिमाग वाली बात है, इन्होंने क्या किया था, जो इती अमीन जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष था युगांडा का, तो जैसा उसका प्लान था ना, मतलब जैसा उसका विमान था, अपना जो पहला इनका विमान लैंड हुआ था उसका पूरा कलर सब कुछ उसके ही विमान की जैसा इन्होंने करवा दिया था। सेकंड, वो जो व्यक्ति था इती अमीम, वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज में से चलता था। जैसे ही कोई उसका विमान लैंड किया रनवे पे तो अंदर से ये नीचे फाटक खुलता थी, उसमें से ब्लैक कलर की मर्सिडीज निकलती थी, उसमें इती अमीम स्वयं बैठा होता था। उसके पीछे रेंज रोवर गाड़ियाँ निकलती थी जिनमें उसके और भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो हुआ करते थे। तो इजराइल के जो मोसाद थे उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, अपना जो विमान था पहला वाला वो सेम उसी के विमान की जैसे कलर करवा लिया, और जैसे ही वो लैंड किया तो वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले थे उनको लगा कि शायद हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो हमारा इती अमीम है, जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वही हमारा मतलब मॉरिशस से वापस आया, तो उनको पता नहीं चला। लेकिन जब अंदर से वो गाड़ी निकलती, और ये भी देखिए मतलब गाड़ी में जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी उसमें आगे इन्होंने इजराइल वालों ने जो अपना सैनिक बिठाया था वो भी हट्टा कट्टा मोटा ताजा था, ताकि दूर से देखने में इती अमीम मिले, क्योंकि इती अमीम तो खुद ही मतलब मोटा ताजा था। तो जैसे ही वो उतरता है गाड़ियाँ निकलती हैं, तो जैसे ही ब्लैक कलर की जो मर्सिडीज है वो निकलती है, उसके पीछे से और भी कमांडोज की रेंज रोवर्स निकलती हैं। तो जब वो थोड़ा ही चल पाती हैं मतलब रनवे पे, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड्स को मतलब एक नज़र पड़ जाती, क्योंकि ये क्या होता है, इस बात की जानकारी मोसाद को नहीं थी कि ये घटना होने से शायद 8-10 दिन पहले ही इती अमीम ने अपनी जो ब्लैक कलर की जो मर्सिडीज थी उसको चेंज करके वाइट कलर की मर्सिडीज पे यानी सफ़ेद कलर की मर्सिडीज पे चलने लगा था। तो वो जो वहाँ पे सैनिक था या जो सुरक्षाकर्मी था उसको एक संदेह हो जाता है, और वो उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो मर्सिडीज होती है उसके ऊपर सीधा गोलियाँ चलाने लगता है। तो जैसे ही वो गोली चलाता है तो इसके अंदर जो सैनिक इनके बैठे थे, मोसाद के जो कमांडोज थे, ये तो पहले से ही तैयार थे, इनके जो रिवॉल्वर थी उसमें साइलेंसर लगा था, ये उसको 3 गोलियां मारते हैं, और वो पहला व्यक्ति होता है वो सुरक्षाकर्मी जो मोसाद के सैनिकों की गोली से ढेर होता है। इसके बाद में चूंकि उसकी तरफ से पहली गोली चलती है तो सब सतर्क हो जाते हैं, और वहाँ पे जो रनवे की लाइट्स होती हैं वो बुझा दी जाती हैं। तो जैसे ही रनवे की लाइट्स बुझाई जाती हैं तो बाकी जो 4 जो प्लेन जो हवा में थे वो लैंड ही नहीं कर पाते। तो जैसे ही ये सारे लोग अपनी गाड़ियों से निकलते हैं, और जो अपने साथ में टॉर्च, मैंने आपको बताया था टॉर्च लेके चल गए थे, तो सारे रनवे पे टॉर्च जलाते हैं, तो उससे जो बचे हुए भी जो विमान थे वो सारे विमान भी लैंड कर जाते। उसके बाद में जो इजराइल के जो मोसाद के जो सैनिक थे ना, जो गंद मचाते वहाँ पे, मतलब वहाँ के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो भी थे, सबको जो इन्होंने मारा ना, मतलब आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से इन्होंने मारा होगा। वहाँ पे मतलब लाशें बिछा दी इजराइल की जो मोसाद थी उसने उनके। और सेकंड थिंग, जब यहाँ पे अंधाधुंध गोली चल रही, मतलब दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चल रही थी, अंधेरा था, इनके सामने तो बस यही था कि जो भी सामने आए बस मारते जाओ। दूसरा सेकंड, एक तीसरी इनका दिमाग आप देखिए, ये जो इजरायली सैनिक थे यानी जो मोसाद के सैनिक थे, ये ना हिब्रू भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हिब्रू भाषा एक मतलब इजराइल की जो मतलब यहूदी भाषा, जैसे हमारे यहाँ की हिंदी भाषा है, ऐसे इजराइल की हिब्रू भाषा है जो इजराइल के यहूदी लोगों की भाषा है। तो उसमें बात कर रहे थे, और ये चिल्ला रहे थे हिब्रू भाषा में कि बैठ जाओ, हम इजरायली हैं, हम तुम्हें बचाने आए। तो वहाँ के जो मतलब गोलीबारी की आवाज़ सुन के जो वहाँ के मतलब व्यक्ति थे, जो इनके नागरिक बंधक बने थे, उनको मतलब वो भी डर जाते हैं। क्रॉस फायरिंग में वो उनके भी 2-4 गोलियां लगती हैं, तो लेकिन उनको एक सांत्वना मिल जाती है कि हाँ हमारे सैनिक हमें बचाने आ गए। तो जब ये वहाँ पे सारा कुछ मतलब जितने भी सैनिक होते, जितने भी आतंकवादी होते, सबको मतलब जब मार देते हैं ना, उसके बाद में ये वहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ पे रनवे, कहाँ पे इनका प्लेन लैंड किया था। उसके बाद में भाग के 2.5 किलोमीटर जाके उस बिल्डिंग से सबको निकालते हैं। सबको निकालने के बाद में उसको जो
चौथा वाला हमने आपको प्लान बताया था उसमें चढ़ाते हैं। और इन सब का जो कमांडर था ना, मतलब इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहा था वो व्यक्ति था यनातन नेतन्याहू। ये यनातन नेतन्याहू मैं अभी आपको बताऊंगा ये कौन व्यक्ति था। और ये व्यक्ति मतलब जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था, ये व्यक्ति मतलब जब सबको चढ़ा देता है ना, मतलब आप समझ सकते हैं ना, इन सभी कमांडोज का भार अपने ऊपर लिए हुए और 120 नागरिकों को ये यहाँ से बचा के ले जाता है। मतलब 120 ही नागरिक होते हैं इजराइल के, सबको यहाँ से बचा के ले जाता है, अपने उस प्लेन में चढ़ा लेता है, अपने सारे कमांडोज को अपने प्लेन में शिफ्ट कर लेता है, सबको हो जाता है। उसके बाद में इस यनातन नेतन्याहू की एक गोली लग जाती है। मतलब ये पहला व्यक्ति था इजराइल का जिसको पहली गोली लगी थी। ये लगने के बाद में इस व्यक्ति को मतलब वो प्लेन तो उड़ जाते हैं, इसको भी मतलब ये भी व्यक्ति प्लेन में चढ़ जाता है, क्योंकि हालांकि गोली लगी होती है लेकिन रास्ते में, क्योंकि 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये लोग उड़ते हैं तो यनातन नेतन्याहू जो ये व्यक्ति होता है, इसकी रास्ते में मतलब गोली लगी होती है, इसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाती है क्योंकि 4000 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है, और ये व्यक्ति रास्ते में दम तोड़ देता है। यानी पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसने इस ऑपरेशन में शहीद हुआ था। इसके अलावा जब ये लोग मतलब अपने लोगों को लेके जा रहे तो इन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पे मतलब वहाँ पे 11 MiG-21 आप देख सकते हैं, मतलब एयरफोर्स का MiG-21 का एक स्क्वाड खड़ा था। तो इन लोगों ने क्या किया, यदि हम ऐसे ही उड़ते हैं, मतलब एक जो यात्री जहाज होता है आप समझ सकते हैं, वो इतनी स्पीड से नहीं उड़ सकता है जितनी स्पीड से हमारे ये फाइटर प्लेन उड़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के मोसाद वालों ने अपनी हैंड ग्रेनेड से ये पूरा जो स्क्वाड था ना, पूरे 11 के 11 MiG-21 सारे धुआं कर दिए थे। मतलब हैंड ग्रेनेड फेंक के सारे MiG-21 उड़ा दिए थे। आप समझ सकते हैं ना, एक मतलब मोसाद के जो सिपाही थे इजराइल से चले रात को, और वहाँ से 4000 किलोमीटर चल के यहाँ पे इनको मार मूर के, इनको मतलब इनका भत्ता बना के, और वापस से इनकी एयरफोर्स की भी लंका लगा दी। समझ रहे, मतलब MiG-21 के 11 फाइटर प्लेन को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, मतलब बिल्कुल उड़ा दिया। उसके बाद में यहाँ से वापस चले जाते हैं, विद केवल एक व्यक्ति शहीद होता है। उसके बाद में क्या होता है, इजराइल बिल्कुल किसी को पता नहीं चलने देता है कि ये काम हमारी मोसाद ने किया। इसके बाद ये क्या करते, जब ये वहाँ पे अपने नागरिकों के साथ लैंड करते हैं इजराइल के तेल अवीव में, सारे प्लेन उतरते हैं, तो वहाँ पे इनके जो मोसाद के जो सिपाही होते हैं इनका बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाता है। मतलब एक आश्चर्य की बात ही थी, क्योंकि जब हमारे फौजी भी हमारे सर्जिकल स्ट्राइक करके आए तो हमने भी बहुत हर्षोल्लास के साथ में हाउस द जोश बोला था, तो सेम वही कंडीशन उनके साथ में भी थी। तो उनका बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था यनातन नेतन्याहू, ये व्यक्ति, आज इस व्यक्ति का एक भाई था जिसने उस समय ही कसम खा ली ना कि मैं अब तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और वही यनातन नेतन्याहू का भाई आप पिक में देख सकते हैं, ये आज के समय में बेंजामिन नेतन्याहू है। आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति ने अपना भाई खोया है यार। मतलब जिस व्यक्ति ने जंग में अपना भाई खोया है उससे ज़्यादा जंग के लिए मतलब तत्पर और जंग में एक एग्रेसिव टाइप का व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, ये बात सबको पता है। तो ये जब आ जाते हैं बाद में मोसाद का मतलब पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, यार मोसाद ने कुछ किया है। इसके बावजूद भी इजराइल मतलब पूरी दुनिया को ये शो नहीं होने देता है कि ये काम मोसाद ने किया। इसके अलावा ये वहाँ का जो तेल अवीव में ये बैठा था, सॉरी ये मॉरिशस में जो बैठा था यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, उसको फ़ोन करते हैं कि उसको बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसको ये लगता है यार इजराइल अपने घुटनों पे आ रहा है, ये मतलब कि उसको ये लगता है कि हमारा धन्यवाद इसलिए दे रहा है क्योंकि हम इसके और आतंकवादियों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो ये उनके इजराइल को बोलता है कि आप चिंता मत करें, आप जो आतंकवादी बोल रहे हैं ना वैसा ही करते जाएं, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके यात्रियों को सुरक्षित आपके देश तक पहुंचा दूं। तो आप समझ सकते हैं ना मतलब किस टाइप का बंदा था। तो इजराइल इसको धन्यवाद देता है। तो जब ये व्यक्ति वापस आता है ना, और दूसरी बात इसने अपने जितने भी गार्ड्स, जितनी भी सिक्योरिटी वहाँ पे आतंकवादियों की रक्षा के लिए लगाई थी ना, वो सारी इजराइल की मोसाद ने मार के उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इसके बाद में वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को मतलब अपने जो जनरल होते हैं, जो कमांडर, जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इस बात की जानकारी देने से डर रहे होते हैं कि मतलब मैं कैसे बोलूँ, ये तो जो हमारा तानाशाह ये तो पागल है,
भाई क्योंकि तानाशाह जितने भी होते हैं वो अलग ही खोपड़ी के होते हैं, वो मार देगा। तो मतलब उसके खुद के जनरल्स ने उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जब ये वहाँ से मॉरिशस से वापस आता है, ये देखता है हमें तो मतलब चीथड़े पड़े हैं लाशों के, तो फिर ये क्या करता है, गुस्से में जाता है। और एक महिला होती है, ये इज़राइल की ही महिला होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये लैंड करते हैं, सॉरी ये जब हाईजैक करते हैं प्लेन को, उसके बाद में जब ये वहाँ पे युगांडा में प्लेन उतारते हैं तो उस महिला की तबीयत ख़राब हो जाती है। आप देख सकते हैं इस महिला की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसको वहाँ से हटा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये बात इजराइल को के मोसाद को पता नहीं थी। यदि ये बात मोसाद को पता होती कि हमारी एक नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती है, तो इस बात की मैं गारंटी ले रहा था कि मोसाद के जो सैनिक थे ना, वो एयरपोर्ट में मारामुरी करने के बाद में हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल में भी मारते और वहाँ से अपने उस महिला को जीवित लेके जाते। लेकिन उनको ये बात की खबर नहीं थी, इस वजह से ये महिला युगांडा में ही रह जाती है। और जब ये वापस आता है मॉरिशस से तानाशाह, तो ये हॉस्पिटल जाके उस महिला को मतलब बाल पकड़ के उसको खींच के बाहर सड़क पे लेके आता है और वहाँ पे उसको गोली मार देता है। तो हालांकि ये तो जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही काम करेगा, ये इसकी एक मानसिकता की बात है। बाकी आप समझ सकते हैं ना, मतलब मोसाद और अभी जो चल रहा है इजराइल फ़लस्तीन का, इससे आप समझ ही सकते हैं कि अभी आप नहीं देखा होगा, गाज़ा पट्टी का धुआं कर दिया इजराइल ने, और आने वाला समय बताएगा कि इजराइल क्या करता है या दूसरा कोई भी कंट्री क्या करती है। बाकी यदि इस वीडियो में आपको कुछ नया मिला, आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार मोसाद दुनिया में अपना एक वर्चस्व रखती है, ये तो बात तो कंफर्म है, क्योंकि आज तक इतना सफल ऑपरेशन, इतना खुफिया ऑपरेशन अमेरिका तक की जो एजेंसीज हैं उन्होंने तक, FBI तक ने नहीं कर पाया है। इसलिए इस मोसाद ने ना पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा दिया है। तो दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।